साबरकम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। 47वें सदर की अमरीकी सदर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है। काफ़ी सारे काम हैं जो शायद उमूमी तौर पर सदर इस तरह अमरीकी सदर करते नहीं हैं। खारजा पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा बात की गई, कई इंटरनेशनल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिस पर इतनी तवज्जो दी गई कि उनकी पाबंदियों को मौखर कर कर उन कंपनियों को बेचने तक की बात की गई। बड़े आम पहलू होंगे। फिर गज़ा की सिचुएशन के लिए उन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया अपनी खारजा पॉलिसी का आने से पहले ही। गज़ा की सिचुएशन को देखते हुए क्या अखज़ करें, पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, पॉलिसीज़ में क्या तब्दीली होगी जो पिछले दौर में थी, क्या हो सकता है, भारत नवाज समझा जाता था, तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा इस सारे सिनेरियो में, और क्या पाकिस्तान के लिए दोबारा से एक अच्छे एलाई की सूरत में सामने आएंगे। फिर इस्लामी इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए उन्होंने बात की, शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे के लिए उन्होंने एक बार फिर बात की, इससे क्या अखज़ किया जाए। नए इत्तेहाद और पुराने इत्तेहाद, इन दोनों पर बड़ा ज़ोर दिया उन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमरीकी सदर के आने के बाद दुनिया उनकी तरफ देखती है, और इस हद तक कि रशिया के साथ उनके ताल्लुकात क्या होंगे, यूक्रेन वॉर और इसको लेकर क्या फ्यूचर होने जा रहा है। पुतिन के साथ तक मुलाकात का उन्होंने कह दिया कि करने को वो तैयार है। उससे पहले भी हमने देखा कि किम जोंग उन से भी उनकी मुलाकात रही। बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ पर अमर पैरा होने के हामिल हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करनी है। बहुत आम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, बहुत शानदार बुक उसके ऑथर भी हैं, उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र उसके माहिर भी हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। कसूरी साहब, 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लेना डोनाल्ड ट्रंप का, ये कोई गैर मामूली वाक़या आपको लगता है? और फिर उन्होंने जिस तरह से कैपिटल हिल के तमाम उन नॉमिनीज़ को भी माफ़ कर दिया है जो वहाँ पर 1600 के करीब लोग थे, काफ़ी डिफरेंट किस्म की हमेशा से उनकी तकरीर रही है, चाहे पहला टेन्योर हो चाहे ये दूसरा टेन्योर हो। रिवायती तकरीर नहीं होती इस तरह। जो अमरीकी सदर हैं वो ज़्यादा इस पर बात नहीं करते फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जी हाँ, ये तो सारी चीज़ ही गैर रिवायती है, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ख़ुद ही गैर रिवायती है, और जो वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो भी गैर रिवायती है। तो जहाँ तक कॉन्क्रीट इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, पहले पाकिस्तान पे बाद में आ जाते हैं। पहले तो जो नज़र आ रहा है कुछ कि वहाँ गज़ा कि सारी मुस्लिम दुनिया को उसने हिला कर रख दिया फ़लस्तीन के मामले को। उसका एक कश्मीर से भी रिलेशनशिप है, और मुसलमानों के सारी दुनिया में जो दिल है वो धड़कते हैं फ़लस्तीन के साथ। तो मैं इसी पहले उसका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें तो उन्होंने आने से पहले ही तब्दीली ले आए हैं, और ये बात अब आम हो चुकी है कि जब उनके नुमाइंदे गए तो प्रेसिडेंट बाइडन के भी थे, लेकिन उनकी क्या खैर हैसियत थी जब प्रेसिडेंट बाइडन की नहीं परवाह करते थे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। ये जो डील हुई है ये मई में एग्री हो चुका था, और उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि ये डील जो है ये इजराइल की तरफ से आई है, लेकिन वह मुकर गए, हट गए वहाँ से, और उन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि बाइडन इतने कमज़ोर सदर हैं, और उनको इतना डर है कि अगर उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया तो इलेक्शन में जो प्रो इजराइल लॉबी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो वोट खिलाफ देगी डेमोक्रेटिक पार्टी के। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो तो शुरू से ये कह रहे थे, और उन्होंने ज़बान बड़ी सख्त इस्तेमाल की थी, लेकिन उसका लुब्बे लबाब ये था कि मेरे आने से पहले इसका मसला कुछ हल निकलना चाहिए। और वो आपने देखा कि हॉस्टेजेस के रिलीज़ होने भी हो गई, फ़लस्तीनी प्रिजनर्स भी रिलीज़ होने लगे। खैर ये पहला दौर है, क्योंकि इसके कई अभी ये मुख्तलिफ हिस्सों में डील, जिसको भी आप कहें फ़लस्तीन पे की गई है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक आपको नज़र आ रहा है कि बेहतरी है। अच्छा, सऊदी अरब, सर सऊदी अरब को लेकर ज़रा सी बात इसलिए क्योंकि मशरिक़ वुस्ता, सऊदी अरब, ये सारी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं सिचुएशन में। गज़ा वार को लेकर हमने इस पर बात की कि इसराइल की जो बर्बरियतें बढ़ती चली जा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। फिर ज़रा ये भी बताइएगा कि हम पूरी इस सिचुएशन को कैसे देखें जो मशरिक़ वुस्ता में इसराइल ने पैदा कर दी है। जो लोग शक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा प्रो इजराइल हैं ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि, और जो वज़ीर उन्होंने बनाए हैं कि क्या उनसे तवक्को है। उन्होंने तो पहली दौर में
जेरूसलम को कैपिटल बना दिया था, जो कि किसी अमेरिकी सदर ने, यूरोपियन लीडर ने नहीं बात मानी थी। उसने गोलान हाइट्स पे इजराइल के ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि इस इलाके में जो उनका देरीना ख्वाब है, जिसको उन्होंने एब्राहम अकॉर्ड्स की शक्ल में सामने पेश किया था, जिसमें कुछ मुल्कों ने इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया था, ख्वाहिश ये थी कि अल्टीमेटली सऊदी अरब कर ले, जिसकी ख़ास हैसियत है सिर्फ अरब दुनिया में नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में। और उसमें उनको लग नहीं रहा कि कामयाबी होगी अगर उन्होंने पॉलिसी में कोई तब्दीली ना लाए, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है, ये इस ऐसा मौजू है जिसमें ना सिर्फ क्राउन प्रिंस बल्कि बादशाह काफ़ी उम्र भी उनकी ज़्यादा है और वो उनकी सेहत भी अच्छी नहीं, लेकिन इस पे दोनों के बयानात आ चुके हैं कि नहीं सऊदी अरब रिकग्नाइज करेगा इजराइल को जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी कि फ़लस्तीन का जो एक हल है वो सामने आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक उम्मीद इससे पैदा होती है। ऐड कर दें सर, माजरत, एक चीज़ इसमें अगर ऐड कर दें, आप समझते हैं कि इसराइल के लिए ये फेस सेविंग था जंग बंदी का मुआहदा, जिस किस्म की हजीमत या जिस किस्म का इतना लंबा अरसा एक कैद खाना बना रखा था गज़ा और फ़लस्तीन को, तो कोई कामयाबी तो हासिल हुई नहीं थी, तो ये शायद फेस सेविंग भी हो सकती है इसराइल की। आप उनसे ये जवाब लें जो बेचारे जिनके औरतें बच्चे रोज़ शहीद हो रहे थे, वो आपको जवाब सीधा मिल जाएगा। हर चीज़ को आप कई तरीक़ों से देख सकते हैं, मेरी आदत है बिल्कुल ब्लंट सीधा देखना। उन लोगों की ज़िंदगी में उनकी जान में जान आई है, वो खुशी से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो मैं तो उनकी बात करूंगा ना जी, जो बेचारे निशाना हम तो बड़ी दूर बैठे आराम से तबसरे कर रहे हैं, जिनकी रोज़ जाने आखिरी दिन 13 बंदे इन्होंने मार दिए। जब उनको पता लगा कि 2-3 घंटे डिले हुई कि उन्होंने नाम नहीं दिए 3 हॉस्टेजेस के, तो बिल्कुल वाज़े तौर पे फ़लस्तीनी ये जो सीज़ फायर है इससे खुश है। आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। उसकी वजह एक है कि लोग यही समझ रहे हैं कि इतने प्रो इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे होगा। उसमें एक ही मैंने आपको कहने की कोशिश कर रहा था, जो उम्मीद की है एक किरण है, वो ये है कि सऊदी अरब से वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली उसका इजराइल को रिकग्नाइज कर ले, और जैसे मैंने कहा कि लग नहीं रहा कि वो करेगा जब तक फ़लस्तीन का मसला कुछ ना कुछ हल ना हो। अब ये इसके अलावा मुझे कोई किरण नहीं रोशनी की नज़र आ रही, क्योंकि अगर तो फुल कोई ऐसा मैक्सिमलिस्ट सोल्यूशन हो जो हमास चाह रही, तो वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो हमने कश्मीर में देख लिया है, कोई मैक्सिमलिस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। जो इंडिया चाहता है वो भी नहीं होगा, जो पाकिस्तान चाहता है वो भी नहीं होगा, जो कश्मीरी चाहते हैं वो भी नहीं होगा। जब इस किस्म की चीज़ें जिस पर इतनी जंगें हों, खून खराबा हो चुका हो, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। इसमें पहली मैं कह रहा हूँ कि इजराइल में इस्तीफ़े हो गए उनके कैबिनेट में, उनकी ख्वाहिश थी कि यह ऑक्यूपेशन हो, और वो लोग हैं जो वेस्ट बैंक पे भी को भी अपना हिस्सा समझते हैं और उसको चाहते हैं कि वो कदीम इजराइल का हिस्सा है। इसलिए आप यही समझें कि गनीमत है। अब देखेंगे जब आगे मामला आएगा, बाकी आ जाएं आप और मामलात में। अच्छा कसूरी साहब, यूक्रेन वॉर, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन पहले कर लेते हैं, फिर हम सऊदी अरब और दीगर मामलात पर भी कर लेंगे। यूक्रेन वॉर, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? कोई डिफरेंट पॉलिसी होगी बाइडन को लेकर? जैसी पॉलिसीज थी वैसे ही 78 डिफरेंट अहकामात तो उन्होंने मनसूख कर दिए हैं साबिका सदर बाइडन के। तो इस वक्त जो यूक्रेन है और रशिया के दरमियान जो टेंशन है, इस पॉलिसी में क्या तब्दीली आ सकती है? यूक्रेन में लग रहा है जी कि मामलात ऐसे होंगे जिसको प्रेसिडेंट पुतिन के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए कम, क्योंकि वो अगर बात होगी सेटलमेंट तो यही होगी कि जहां फौजें हैं वहां रुक जाएं। उसमें रूस को फ़ायदा है कि सब 20% टेरिटरी उनके पास है, लेकिन अल्टीमेटली ये हल तो नहीं है। हल तो यह है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, और वो इसी शर्त पे हो सकता है कि जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो काफ़ी हद तक रूस ने कब्ज़ा कर लिया है, उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए। उसके कई तरीके हैं, उस कई अकॉर्ड्स भी पहले हो चुके हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत से नेटो के मुल्क ये चाह रहे थे कि रूस को सबक सिखाया जाए, अब वो लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में उस तरह नहीं मामला होगा और कोई ना कोई सेटलमेंट की उम्मीद है। जहाँ तक साउथ एशिया का मामला है, पाकिस्तान और इंडिया का,
पाकिस्तान के लिए तो मुझे तो अबतरी नजर ही नहीं आ रही। देखिए, मैं नहीं कह रहा को हैरत अंगेज बेहतरी आ जाएगी, वो मैं बाद में बात करूंगा। अबतरी तो हो ही नहीं सकती। इतने खराब हालात थे प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में कि 4 साल में उनका तो वजीर खारजा भी पाकिस्तान नहीं आया। तो आपको ये तो कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि हालात में निस्बतन कुछ बेहतरी आ सकती है। वो क्या और किस नौयत की है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे ज़रा इसी बात को मजीद कंटिन्यू करेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ज़रा इस हवाले से ये ट्राई कर जानने की कोशिश करेंगे किसके लिए क्या कुछ होगा ट्रंप के इस नए दौर की नई पॉलिसीज़ में। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कसूरी साहब, ये जो भारत है हमेशा से भारत नवाज ही जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को इनका अगर हम लास्ट ईयर देखें उसमें भी भारत गए भी, वहाँ के क्रिकेट स्टेडियम का भी उन्होंने इफ्तिताह किया, मोदी के साथ बड़े ताल्लुकात रहे। तो पाकिस्तान के लिए क्या कोई पॉलिसी में तब्दीली होगी अफगानिस्तान को लेकर अगर देखें? और फिर भारत क्या उसे की प्लेयर के तौर पे रखा जाएगा, ख़ास तौर पे अगर चाइना और रशिया वाले ब्लॉक का अगर हम हिस्सा बनते हैं, और जाहिर है हमें बनना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान ने अमेरिका को चूज कर लिया है एज स्ट्रेटेजिक एलाय टू कंटेन चाइना। हम चीन के खिलाफ किसी के साथ मुत्तहिद हो ही नहीं सकते। इसलिए अमेरिका की नज़र में हिंदुस्तान की अहमियत चीन को कंटेन करने में बहुत बड़ी है। फिर इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। फिर अपने अपने मुल्क को हमने सही तरीके से गवर्न नहीं किया, नहीं तो इसमें भी बड़ा पोटेंशियल है। तो इस लिहाज से स्ट्रेटेजिक एलाय इंडिया है। हाँ ठीक है, कई एरियाज में कन्वर्जेंस हो सकती है। अगर अफगानिस्तान, अगर उनको ये डर हो प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो टेररिस्ट का वो जिक्र करते हैं कि किसी स्टेज पे अमेरिकन होमलैंड पे हमला हो जाएगा अफगानिस्तान की सरजमीन से, जहाँ के वहाँ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासा के जो लोग हैं वहाँ आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी उन्होंने अपने पाँव जमा लिए हैं, तो फिर हो सकता है उनकी कुछ तरजीहात बदलें। फिर जहाँ तक मामला टेररिज्म का है, और मेरा ख्याल काउंटर टेररिज्म पे या सिक्योरिटी पे पाकिस्तान अमेरिका की बातचीत हो सकती है। लेकिन जहाँ डेफिनेटली ये एक मामला इसमें है कि हिंदुस्तान के हालात मेरा ख्याल है पहले से बेहतर नहीं होंगे ट्रंप के आने के साथ। पहली चीज़ तो ये है कि जो गैर कानूनी तौर पे लोग वहाँ मुकीम हैं उसमें इंडिया चौथे नंबर पे है। मैक्सिको, हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला के बाद चौथे नंबर पे इंडिया है। 17,000 बंदे उनके ऑलरेडी ईयर मार्क कर लिए गए जो निकाले जाएंगे। उसके बाद कितने हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एक ऐसा इशू है जो कि इंडिया के लिए मसला बनेगा। अच्छा, नंबर 2 हो सकता है कि वीज़ाज मुश्किल कर दिए जाएं, जो कि पहले आसान कर दिए गए थे आईटी में, कि जो आईटी के माहिर थे हिंदुस्तान, बहुत से लोग जा रहे थे, और यही वजह है कि बहुत सी कंपनियों के हेड हिंदुस्तानी हो गए उस एरिया में। तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो उन्होंने टैरिफ्स की बात की है, तीसरी चीज़ टैरिफ्स जो हैं, यानी वो ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाएंगे, और वो कोई कहते हैं ना कोई फ्री लंच कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया का ख्याल है कि जी हमारी कोई दोस्ती है कुछ है, मेरा नहीं ख्याल है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर वो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी ड्यूटीज़ लगाएंगे तो इंडिया भी उन मुल्कों में शामिल है जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि ये मुल्क बिल्कुल क्लोज्ड इकॉनमी है और किसी मुल्क को अंदर आके अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं करने देता। तो इंडिया को इस लिहाज से काफ़ी ख़तरा है जो कि नज़र भी आ रहा है, और उनकी कोशिश भी है, इंडियन मैं मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूँ, कि मामलात को किसी तरीके से कंट्रोल में किया जाए। अच्छा तो सर, जरा सारी कहानी का ये एक चीज कनाडा के बारे में, कनाडा को वो अपनी स्टेट तक करार, जी कनाडा को सर अपनी स्टेट तक करार दे गए। वो उन्होंने कहा कि हमारा हिस्सा है, ऐसा होगा वैसा होगा। कनाडा को लेकर भारत वो तो ऐसे ही एक कहानी है। नहीं जी, कनाडा की तो कहानी छोड़े, वो तो उन्होंने कहा उनको गुस्सा था, जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो थे, तो एक किस्म का गुस्से का इजहार कर रहा था, जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने यह दिया था कि नॉट अ चांस इन हेल, लाइक अ स्नोबॉल इन हेल। मतलब वो तो छोड़े। हाँ, जो उन्होंने नाम लिया है पैनामा का, ग्रीनलैंड का, वो हम देखते हैं पैनामा कैनाल का क्या होता है, ग्रीनलैंड देखते रहें और फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि गैर रवायती सदर हैं और गैर रवायती पॉलिसीज़ पे हैरान नहीं होना चाहिए। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खुर्शीद कसूरी साहब से बड़ी डिटेल डिस्कशन, बल्कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहाता कर लिया काफ़ी सारी चीज़ों का। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा डिफरेंट चीज़ें होंगी इसी मैटर को लेकर।
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب کن ڈائریکشنز میں جانے ہیں، کتنی وسعت اس میں پیدا ہونی ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ ذرا واپس آتے بریک سے اس پر بھی بات کریں۔ ویلکم بیک جی، جیسے کہ میں نے کہا تھا بریک سے واپس آئیں گے، ذرا اس پر بات کریں گے۔ مختلف پالیسیز ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ذرا غیر روایتی قسم کی تقاریر ہم نے پہلا دور بھی دیکھا اور کافی ساری چیزیں غیر روایتی ہیں۔ خورشید قصوری صاحب کافی چیزوں پر بات کر گئے، جو کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں اس پر ذرا ہم بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب بھی، امریکہ میں سابق سفیر بھی، بہت ایک ریپیوٹیڈ ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا دور آپ سمجھتی ہیں کہ اس ہم سمجھتے ہیں سارے لوگ یہ کہ بھارت نواز ہیں، بھارت کی پالیسیز کو فیور ملتی ہے اس خطے میں، اگر چائنا کا رول دیکھا جائے، رشیا کا رول دیکھا جائے، ہمارا ایک بلاک دیکھا جائے ایس سی او کے بعد، تو پاکستان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکی پالیسیز میں کہاں گنجائش ہے؟ میرا تو خیال ہے تو خاص تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ پچھلے 4 سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہ کافی آپ کہتے ہیں کہ لو لیول کی انگیجمنٹ رہی ہے۔ جب سے امریکہ نے وِدڈرا کی افغانستان سے، اس کے بعد سے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت جو ہے وہ واشنگٹن کی طرف بہت کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے بس۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ظاہر ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ، تو امریکہ چاہتا ہے کہ چین سے کنٹین کرے، اور جیسے آپ نے کہا امریکہ کا جو پارٹنر آف چوائس ہماری پکچر میں وہ ہے بھارت۔ تو یہ دو ریالٹیز ہیں، ایک پاکستان چائنا ریلیشن شپ اور ایک یو ایس انڈیا ریلیشن شپ۔ تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ نتیجے میں اسپیس کافی شرنک ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے پاکستان یو ایس ریلیشن کے لیے۔ تو اب تو بہت ہی قابل ذکر ہے نا کہ ٹرمپ انتظامیہ رویہ ہوگا، لیکن میرے کوئی خاص امپروومنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آپ کی بات بالکل درست ٹھیک ہو گیا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر چائنا کے ساتھ معاملات میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے امریکی پالیسیز کو لے کر، تو وہاں پر ہمارے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ چائنا کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمارا بڑا اہم پارٹنر ہے، ہر لحاظ سے معاشی صورتحال دیکھ لیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ دیکھ لیں اور دیگر معاملات سی پیک کو لے کر دیکھ لیں، ون بیلٹ ون روڈ کو لے کر دیکھ لیں، خاص طور پہ ایس سی او کانفرنس ہوئی، اس میں ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا چیزیں تھیں۔ تو کیا ان کی پالیسیز جب چائنا کے لیے تبدیلی ہو سکتی ہے تو کیا وہاں پر ہمارے لیے کوئی ایج ہو سکتا ہے، یا پھر بھارت بیچ میں کھڑا ہوگا ہر جگہ؟ یہ کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی بات نہیں، اصل ایشو ہوتا ہے کہ ایک ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے اور اس مفاد کے مطابق اس کی خارجہ پالیسی کو کنڈکٹ کرتا ہے، ترتیب کرتا ہے۔ تو اس وقت امریکہ کی نگاہ میں، کیونکہ امریکہ چائنا کے لینس سے بھی دیکھتا ہے، انڈیا کے لینس سے بھی دیکھتا ہے، اور ان کا کوئی ایسا مفاد نہیں ہے جس میں کہ پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں فٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں تو سمجھ کہ کوئی خاص مجھے خاص امپروومنٹ نہیں نظر آتی، لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے سچویشن چینج بھی مدد۔ ڈاکٹر صاحب، ایران کو لے کر کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایران کے حوالے سے پالیسیز میں کوئی تبدیلی ہوگی پچھلے دور سے اب؟ دیکھیں ایران پہ تو چرچا یہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے تو سیکشن یا تو نئی ٹینشن بنائیں، وہ سینکشنز کو زیادہ سخت بنائیں گے، اس کو زیادہ سختی سخت پابندیاں لگائیں گے ایران۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ حامی ہوگا جو اسرائیل کے عزائم ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس طرح سے جنگ ہو جائے ایران پہ، کہ امریکہ بھی اس کے ساتھ مل کے ہی جنگ امپوز کرے ایران پہ۔ وہاں میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ اتنی دوسرے جائے گا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ جنگ چاہے گا، لیکن یہ ضرور چاہے گا دباؤ بڑھانا ایران سے، اور پھر دیکھنا کہ کیا ایران کا ادھر میں کہ اس کا جو اسٹڈی پروگرام ہے وہ اور دو طرح کی چیز پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کا مین آبجیکٹو تو یہ ہے کہ ایران بہت بار نہ بنے۔
अच्छा जो बाइडन जिस तरह की भी उनका दौर गुजरा, तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया के सामने हैं। हम अगर यूक्रेन वॉर को लेकर देखें, तो इसमें कोई बड़ी तब्दीली देख रही हैं यूक्रेन वॉर में? कोई अमरीकी मिज़ाज में तब्दीली आ जाएगी? अमरीका इस पर अपनी पॉलिसी में तब्दीली करेगा? पुतिन से मुलाकात तक का भी उन्होंने कह दिया है। जी, बिल्कुल, उसमें तो तब्दीली का बिल्कुल है। अ, सबको तो यही है, काफ़ी रैडिकल तब्दीली आएगी, इसलिए कि ट्रंप ने वक्त तक कहा कि नहीं चाहता कि ये जंग जारी रहे। एक तरह बल्कि 3 दफ़ा कहा कि अगर मुझ पे छोड़ दे तो मैं इस जंग को खत्म करना चाहिए। और फिर उसने तनकीद का निशाना बनाया यूक्रेन को कि अमेरिका यूक्रेन को ना पैसा देता है, अपना क्या ज़रूरत है कि तो अगर ये हम स्टेटमेंट सीरियसली दें तो फिर यही बात सामने आती है कि वो चाहेंगे मुज़ाकरात शुरू हो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान जिससे कि कोई हल निकले और जंग का खात्मा हो। इससे कोई वॉर के जो इख्तिताम होगा, आप समझती हैं इससे कोई फ़ायदा रशिया को हो सकता है? जैसा कि एक ख़याल अख़ज़ किया जा रहा है कि जहाँ पर फ़ौजें मौजूद हैं, वहाँ तक रुक जाएँ, तो इससे तो ज़ाहिर है कि ज़ेलेंस्की और उनका जो वो बयानिया था, जो अमेरिका बाय कर रहा था इससे पहले, उसको तो फिर धचका पहुँच सकता है। देखिए पहले हम ये डिसाइड करते हैं, हम कैसे इस वक़्त फैसला कर सकते हैं कि मुज़ाकरात का वक़्त तो अभी शुरू ही नहीं हुआ और हम पहले से ही स्पेकुलेट करना शुरू कर दें कि वो एग्रीमेंट किस किस्म की होगी। ये तो बहुत अबद वक़्त है, स्पेकुलेटेड है और मेरी आदत नहीं है कि मैं स्पेकुलेशन में एंगेज ठीक हो गया। अब मशरिक़ वस्ता को कैसे देख रही हैं? ग़ज़ा में जंगबंदी हो गई, सुख का साँस लिया, वहाँ पर बसने वालों ने। मेरा ख़्याल है एक ऐसी अंधेरी, तारीकी रात, ख़तरनाक, रोज़ाना की सुबह, गोले, कत्ल-ओ-गारतगिरी के बाद एक सुख का साँस आया। तो क्या मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल भी तब्दील होगी? सऊदीया और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात कर रहे हैं, क्या वो भी मामूल पर आएँगे? मेरा ख़्याल है आसार इतने इतने मुस्तक पॉज़िटिव नहीं है, इसलिए कि सीज़फायर तो हो गई मगर उसको बरकरार रखना, सस्टेन करना कल की सदर ट्रंप ने कहा, उसे पूछा गया, "आप पूरी बीच हैं, सीज़फायर के बारे में?" उन्होंने कहा, "नहीं, ज़्यादा नहीं है, मेरी सीज़फायर लास्ट करी।" तो ये तो कोई महंगी कोई पॉज़िटिव चीज़ है। अगर अफ्रीकन प्रेसिडेंट जिसकी ताकत से ही सीज़फायर हुई, वो अगर उसने कहना शुरू कर दिया, तो काफ़ी एक ऐसा सिग्नल जाना था इज़राइल को कि इज़राइल जंग खुद से शुरू कर सकता है, बल्कि इधर-उधर बमबारी करता है वो और सीज़फायर को वायलेट करना बहुत इज़राइल की पुरानी आदत है और बहुत ही तवील तारीख़ है इसकी कि इज़राइल एक वायदा करता है, फिर उसकी खिलाफ़वर्जी खुद को भी करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलिया लोधी हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी डिटेल डिस्कशन उन्होंने इस हद तक कहा कि इसराइल की एक सीज़ फायर की मुखालिफत की आदत या प्रीवियस ट्रैक देखें वो मौजूद है। किसी वक्त भी इसराइल से कुछ भी अखज़ किया जा सकता है। एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के लिए इस वक्त ख़तरा बना हुआ है, पूरी दुनिया के लिए कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से चूँकि हम जानना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर क्या कोई पॉलिसी में तब्दीली होगी। दोनों सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद थे, दोनों हजरात अपने अपने शोबे के माहिरीन हैं। दोनों का कहना है कि कोई बहुत बड़ी पॉलिसी में तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया की तरह जैसे एक इग्नोर पॉलिसी रखी गई थी पाकिस्तान को लेकर, वो नहीं होगा। पाकिस्तान एक स्ट्रेटजिकली अहम मुल्क है, तो पाकिस्तान की अहमियत ज़रूर उजागर होगी और इसकी अहमियत उजागर करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपना रोल बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्ले करना होगा। चेस बोर्ड पर अपने मोहरों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत अपना प्रोपेगेंडा करता पूरी दुनिया में नज़र आता है। कनाडा के साथ टेंशन हो, सारे मामलात हों, उसके बावजूद अमेरिका भारत के साथ खड़ा नज़र आता है। तो हम जो अपने ब्लॉक में तेज़ी दिखा रहे हैं, हम जो अपने एक ब्लॉक की सूरत हाल बेहतर करने जा रहे हैं, जिस ब्लॉक का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, चाइना, रशिया, वन बेल्ट वन रोड, SCO के बाद दीगर समिट्स का हिस्सा बन जाना और फिर पाकिस्तान का सारे एक ब्लॉक में एक अहम किरदार अदा करना, ख़ास तौर पे अपने आप को जोग्राफियाई तौर पर भी और एक एटमी ताकत के तौर पर भी उभारना, ये पाकिस्तान के लिए बड़े अहम पहलू होंगे। लेकिन एक चीज़,
جب کوئی صدر امریکہ میں آتا ہے تو اس طرح کی روایتی تقاریر سننے کو ملتی ہیں. یہ بہت غیر روایتی، دونوں ٹینیورز کے سٹارٹ بڑے غیر روایتی ہوئے. گھروں میں بیٹھے لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ بس فیڈرل بھرتیوں پر بھی پابندیاں ہیں، گھر سے کام کرنا ختم، آپ آفس آ جائیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی معاشی پالیسیز کو لے کر بہت زیادہ سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کو تیز کیا جائے گا. اور جو باڑ کی سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ کے لاسٹ ٹینیور میں میکسیکو کو لے کر ہوئی تھی، تو میکسیکو کے ساتھ اس بارڈر سچویشن کو لے کر بھی اب سختیاں ہوں گی. اور ظاہر ہے اس کی سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں کو اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکی ان کی پرائرٹی میں فرسٹ ہیں. جہاں پر خورشید قصوری صاحب کی بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھارت کے لیے جو ٹیرف بیس پالیسیز پہ انہیں ریلیف سمجھ میں آتا تھا شاید وہ نہ ہو. ہاں لیکن کشمیر کی پالیسیز کو لے کر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی. پر جہاں جہاں پر دنیا بھر میں جنگیں ہیں وہ جنگیں ختم کروانے کا کریڈٹ ضرور ڈونلڈ ٹرمپ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کو اپنی ون ون سچویشن کہتے ہیں. اگر یوکرین وار کا خاتمہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ جہاں پر رشیا کی فوجیں موجود ہیں وہ رشیا کے حوالے، تو شاید دوسری طرف زیلنسکی اور ان کا ملک اس چیز پہ خوش نہ ہو. پر اگر وار ختم ہو جاتی ہے، کہیں خاتمہ ہو جاتا ہے، تو شاید یہ دنیا کے لیے ایک اہم اور بڑا پیغام ہو. بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین. پھر ہوتی ہے کل آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے.